फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम अपने मेन लीड मिंग यांग को देखते हैं, जो कि एक ऑफिस में खड़ा था। तभी सोफे पर बैठा एक पर्सन उससे बोलता है कि ये मेरी लास्ट डील है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने इतनी हाई डील आज तक किसी को भी नहीं दी। मुझे लगता है अब तुम्हें मान जाना चाहिए। जिस पर मिंग यांग कहता है कि अगर ऐसे ही पैसे देकर किसी की भी बेल करवा ली जाए तो फिर लॉस का क्या फायदा हो। तुम जैसे लोगों को लगता है कि पैसे देकर वो कुछ भी गलत काम करते रहेंगे और फिर और ज्यादा पैसे कमाते रहेंगे, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और उसके बाद वो टेबल पर पड़ा हुआ वाइन का ग्लास पीते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार ये ग्लास ज्यादा साफ हो। ये कहकर ग्लास टेबल पर रखकर वो वहां से चला गया था और उसके पीछे ही उसका असिस्टेंट भी मुस्कुराते हुए चला जाता है। मिंग यांग एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसे एक कॉल आती है, जो सुनते हुए वो असिस्टेंट से कहता है कि मेरा ट्रिप कैंसिल कर दो, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था और उसमें मौजूद कपल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मिंग यांग की सिस्टर थी। मिंग यांग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो उस कपल के बेटे जीजी को अपने सामने बैठा हुआ देखता है और साथ में उस नैनी को, जो कि उसका ख्याल रख रही थी। इतने में डॉक्टर वहां पर आते हुए मिंग यांग को ये बताती है कि हमने बहुत ज्यादा ट्राई किया, लेकिन उनकी इंजरीज बहुत ज्यादा सीवियर थी, इसीलिए हम उनको बचा नहीं पाए। तभी नैनी उठकर रोते हुए कहती है कि उनका बेटा भी बहुत छोटा है, वो अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह पाएगा, उनको बचा लें। मिंग यांग ये सुनते हुए कहता है कि आज से मैंने तुम्हें फायर कर दिया है, जीजी का ख्याल मैं खुद रख लूंगा, तुम्हें जीजी को यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर यू कोई भी आ चुकी थी, जो आते हुए बोलती है कि जीजी तुम कैसे हो। और जीजी बुरी तरह से रो रहा था और कहता है आंट, क्या मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए हैं। तभी यू कोई कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं और आपके पेरेंट्स दोनों आपके साथ हैं जीजी। और मिंग यांग कुछ ही देर में यू कोई को भी उनकी डेथ के बारे में बता देता है और अपने भाई की डेथ के बारे में सुनकर यू कोई भी शॉक रह गई थी। और तभी मिंग यांग कहता है कि जीजी मेरे साथ जाएगा, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ये विल काफी टाइम पहले बना दी थी। तभी यू कोई कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उनका एक्सीडेंट तो भी हुआ है, तो वो विल पहले क्यों बनाएंगी। लेकिन मिंग यांग उसकी कोई बात नहीं सुनता और जीजी को लेकर वहाँ से चला गया था। रास्ते में असिस्टेंट कहता है कि क्या आप अकेले जीजी का ख्याल रख लेंगे। और मिंग यांग कहता है कि मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। विल में ये लिखा है कि सारा पैसा इस लड़की को मिलेगा, लेकिन शायद ये पैसों के लिए ही यहाँ पर आई हो। कुछ ही देर में वो जीजी को लेकर घर पहुंच चुके थे, लेकिन जीजी का रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था और वो बार बार यही बोल रहा था कि उसे यू कोई के पास जाना है। तभी यू कोई कुछ सामान लेकर वहां पर आते हुए जैसे ही जीजी को इतना रोते हुए देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जीजी जल्दी से उसे हक करते हुए कहता है कि मुझे बस आपके साथ ही रहना है। और तभी असिस्टेंट बोलता है कि अगर आप यहीं पर रुक जाएं तो कैसा रहेगा। ये बात सुनते हुए मिंग यांग गुस्से से असिस्टेंट की तरफ देखता है, जब असिस्टेंट बोलता है कि जीजी की हालत ऐसी नहीं है कि इसको छोड़कर ये लड़की जाए। ये बात सुनते हुए यू कोई भी मान चुकी थी और कहती है कि ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगी। वो जीजी को लेकर रूम में जा चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ हम मिंग यांग को देखते हैं, जो कि अपनी सिस्टर के पिक्चर के सामने आते हुए अपनी सिस्टर के फ्लैशबैक्स को याद करने लगा था। वो एक फ्लैशबैक को याद करता है जब उसकी सिस्टर ने उसे कहा था कि तुम मेरी शादी पर नहीं आए, मेरे बेबी को देखने नहीं आए, तो क्या मेरे मरने पर भी नहीं आओगे। यह काम तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिंग यांग। मिंग यांग बैठकर पियानो बजाने लगा था और पियानो की आवाज सुनते हुए यू कोई भी जीजी को सुलाते हुए वहाँ पर आ गई थी और वही सोफे पर ही सो जाती है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जीजी उसके पास आते हुए उसे उठाते हुए बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों सो गई। तभी यू कोई कहती है तुम कितने अच्छे हो जीजी, तुमने रात में मुझ पर ब्लैंकेट दे दिया। और जीजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने आप पर ब्लैंकेट नहीं दिया। और यू कोई सोच में पड़ गई थी कि अगर इसने नहीं तो इसका मतलब है कि मिंग यांग ने। दूसरी तरफ हम मिंग यांग को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में था और तभी असिस्टेंट उसके पास आते हुए उसे यू कोई के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और उसके बाद असिस्टेंट कहने लगा था कि वो अभी भी तुम्हारे घर पर है, तो क्या उसे तुम यहाँ से निकलवाओगे अब। और मिंग यांग कहता है कि बिल्कुल उसे यहाँ से जाना होगा। तभी असिस्टेंट बोलता है कि जीजी को उसकी जरूरत है, तुम उसको अकेले नहीं संभाल सकते, इसके बारे में सोचो। ये बात सुनते हुए मिंग यांग कहने लगा था कि जब तक मुझे उस विल के बारे में पता नहीं लग जाता कि सिस्टर ने वो क्यों बनवाई थी, तब तक मैं इस लड़की पर यकीन नहीं कर सकता। और फिर असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि उस लड़की की साइड लेना बंद करो, तुम्हें और कोई काम नहीं है। और असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे बहुत सारा काम है। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। असिस्टेंट के जाते ही मिंग यांग अपनी चेयर पर बैठते हुए कैमरास को चेक करने लगा था, जो उसने अपने घर पर लगवाए थे। और वहाँ पर वो यू कोई को देखता है, जो कि जीजी के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी यू कोई को ये बात याद आती है कि अगर विल होगी तो घर पर ही होगी, मुझे देखनी होगी वो विल।
लेकिन जैसे ही वो रूम की तरफ जाती है तो डोरबेल बजी थी और एक कुरियर आता है और कुरियर वाले ने ये बात बताई थी कि ये अर्जेंट कुरियर है जो कि मिस्टर मिंग जियांग को देना होगा। यू कोई उस पार्सल को लेकर मिंग जियांग के ऑफिस जाती है ताकि वो पार्सल वो मिंग जियांग को दे सके, लेकिन जैसे ही ऑफिस खाली देखती है तो वो ऑफिस को भी चेक करने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पर मिंग जियांग आ जाता है जो उससे आने की वजह पूछता है। तभी यू कोई कहती है कि मैं तो ये पार्सल देने के लिए आई थी। अब मिंग जियांग जैसे ही सेफ खोलता है तो वो भी चुपके से उसके पीछे जाकर सेफ को देखने लगी थी ताकि वो बिल्कुल ढूंढ सके। कुछ ही देर में वहाँ पर असिस्टेंट भी आ गया था जो उन दोनों को देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है वाओ। लेकिन तभी यू कोई जल्दी से उठते हुए कहती है कि मुझे जीजी का ख्याल रखना है, मैं घर जा रही हूँ। मिंग जियांग उससे बोलता है कि सुबह से लेकर शाम तक तुम उसके साथ खेल रही थी। लेकिन ये बात सुनते हुए यू कोई हैरान होते हुए बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता कि मैं क्या कर रही थी। तभी मिंग जियांग उसे मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि मैंने अपने घर पर कैमरास इंस्टॉल करवाए हैं लेकिन वो तुम पर नजर रखने के लिए नहीं थे। लेकिन यू कोई जैसे ही कैमरास में देखती है तो वो उस नैनी को देखती है जो कि मिंग जियांग ने हायर की थी और वो जीजी को बुरी तरह से मार रही थी। ये देखते हुए मिंग जियांग पर गुस्सा करते हुए कहती है ये नैनी तुमने हायर की है, तुम पागल हो। वो दोनों भागते हुए अपने घर पर जाते हैं जहाँ पर जाकर वो उस नैनी को रोकते हैं और कुछ ही देर में उस नैनी को उन्होंने फायर कर दिया था। यू कोई जीजी को रूम में ले जाती है और उसे सुलाकर वापस मिंग जियांग के पास आती है। वो मिंग जियांग से बोलती है कि आज तो हम लकी थे लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार हम लकी हों कि आकर हम जीजी को बचा ले, इसीलिए इन सीसीटीवी कैमरास को मैं भी देखना चाहती हूँ। और तभी मिंग जियांग बोलता है कि मैंने एक फैसला किया है, मुझे लगता है कि जीजी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। इस पर यू कोई खुश होते हुए बोलती है कि इसका मतलब है तुम मान गए, मैं जीजी को अपने साथ ले जाऊं। और मिंग जियांग कहता है नहीं, तुम जीजी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर रुककर तुम उसका ख्याल रखोगी। तभी यू कोई कहती है लेकिन मैं उसको साथ क्यों नहीं लेकर जा सकती। तभी मिंग जियांग बोलता है क्योंकि वो मेरी फैमिली है, मैं जीजी को छोड़ नहीं सकता, अपनी सिस्टर के बाद वही तो मेरा सब कुछ है। इस पर यू कोई कहती है कि तुम्हें सबसे पहले सिस्टर की विल मुझे दिखानी होगी। मिंग जियांग उसे रूम में ले जाता है जिसके बाद उसे विल दिखाता है जिस पर यू कोई सोचने लगी थी कि आखिर सिस्टर ने इतनी जल्दी ये विल क्यों बनवाई। इस पर मिंग जियांग बोलता है कि ये तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। और इस पर यू कोई कहती है कि तुमने ये विल मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई। तभी मिंग जियांग कहता है कि मुझे 1 मंथ दो, 1 मंथ के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आंसर्स दूंगा। रात में मिंग जियांग अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था जब वो असिस्टेंट से बात करते हुए बोलता है कि आखिर सिस्टर ने लास्ट मंथ में इतने ज्यादा विड्रॉवल्स क्यों करवाए। असिस्टेंट बोलता है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन बताएं कि क्या यू कोई को अभी भी इन्वेस्टिगेट करना है। उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है और उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। इतने में यू कोई दरवाजे पर आ चुकी थी जब मिंग जियांग बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जाकर सो जाओ। और यू कोई के जाते ही वो बोलता है कि यू कोई को फिलहाल छोड़ दो और ज़ेंग के बारे में देखना शुरू करो। अपने फाइल्स को देखते हुए जैसे ही मिंग जियांग उठकर स्टडी रूम से बाहर आता है तो वो जीजी को अपने सामने देखता है और बोलता है कि जीजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन उसे ये पता चलता है कि जीजी तो नींद में चल रहा था। वो जीजी को उठाकर रूम में लेकर आता है और देखता है कि यू कोई बेड के साथ टेक लगाकर सोई हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग यू कोई को जैसे ही जाग आती है तो वो अपने सामने बेड पर जीजी को देखती है लेकिन बेड खाली था। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और भागते हुए वो बाहर की तरफ आती है लेकिन देखती है कि जीजी सोफे पर सो रहा था और मिंग जियांग उसके सामने बैठा हुआ था। कुछ ही देर में मिंग जियांग शॉवर लेकर आता है और यू कोई नाश्ता बना रही थी। तभी वो यू कोई को बताता है कि जीजी को नींद में चलने की आदत है, हमें डॉक्टर को चेक करवाना होगा। रात में यू कोई जीजी से बोलती है कि जल्दी से डिनर कर लो, उसके बाद कल सुबह हम घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हो तो आपको हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि बादल गरजने लगे थे और मिंग जियांग की तबीयत खराब होने लगती है और वो उठकर रूम की तरफ भागता है। यू कोई जीजी को वहीं रुकने का बोलकर खुद भी उसके पीछे भागते हुए कहती है कि मिंग जियांग तुम्हें क्या हुआ। मिंग जियांग चीखता है कि यू कोई यहाँ से चली जाओ। यू कोई वहाँ से चली गई थी, जिसके बाद वो जीजी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर जीजी से कुछ क्वेश्चंस करने के बाद यू कोई को बताती है कि इसकी हालत बिल्कुल ठीक है, बस ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो रहा है, इसको आप मेडिसिन ना दें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन यू कोई तो अभी भी मिंग जियांग के बारे में ही सोचे जा रही थी और पूछती है कि अगर कोई बंदा डर जाए तो उसको क्या करना चाहिए। तभी डॉक्टर बताती है कि उसको कामिंग पिल्स लेनी चाहिए। इस पर यू कोई कहती है कि इसका मतलब है मिंग जियांग भी पिल्स ले रहा है और डॉक्टर कहती है कि हम उसके बारे में आपको नहीं बता सकते। इस पर यू कोई समझ गई थी कि वो भी उनका पेशेंट है। जीजी को घर लाते हुए भी यू कोई अभी तक मिंग जियांग के बारे में ही सोच रही थी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डिनर बना रही थी और मिंग जैंग को देखते हैं जो कि ग्रोसरी करने के लिए गया था और यू कोई को कॉल करते हुए हर चीज के बारे में पूछ रहा था। और यू कोई कॉल बंद करते हुए सोचती है कि आखिर इतने सालों तक ये अकेला रह कैसे रहा था। कुछ ही देर में मिंग जैंग भी वहाँ पर आकर उनके साथ बैठकर डिनर करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग जैंग अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ फाइल्स को ही स्टडी कर रहा था। तभी यू कोई उसके पास आते हुए उससे बोलती है कि डॉक्टर ने जीजी को पार्क ले जाकर घुमाने के लिए बोला है। इस पर मिंग जैंग उसे अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि उसको ले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जिस पर यू कोई कार्ड उठाते हुए बोलती है कि ठीक है, उसे तो वैसे भी तुम पसंद नहीं हो। ये कहकर वहाँ से भाग गई थी और मिंग जैंग ने भी उनके साथ जाने का फैसला कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था और उसके बाद वो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ चुके थे। अब जीजी पेस्ट्री खाने के लिए मांगता है और वो दोनों उसके लिए पेस्ट्री ऑर्डर करते हैं। लेकिन जीजी की तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। ये देखते हुए जैसे ही यू कोई उसके पास जाते हुए उस पेस्ट्री को चेक करती है तो वो शॉक रह गई थी। वो मिंग जैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि इस पेस्ट्री में तो कीवी जैम है और इसे कीवी जैम से एलर्जी है, जल्दी इसको हॉस्पिटल लेकर चलो। हॉस्पिटल पहुंचते हुए मिंग जैंग कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट वालों से बात की है और वो उस वेटर को नहीं ढूंढ पाए जिन्होंने वो पेस्ट्री ला कर दी थी, क्योंकि ये वो पेस्ट्री नहीं थी जो कि हमने ऑर्डर की थी। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया है, वो बहुत जल्द फुटेज चेक करवा के उस इंसान को ढूंढ लेगा जिसने वो पेस्ट्री दी थी। आखिर वो कौन है और ये क्यों कर रहा है। कुछ ही देर में डॉक्टर भी बाहर आ जाती है और उन दोनों को बताती है कि जीजी बिल्कुल ठीक है और कुछ ही दिन के रेस्ट के बाद वो और ज्यादा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के वहाँ से जाता ही यू कोई बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे देखना चाहिए था। और तभी मिंग जैंग कहता है कि खुद को ब्लेम मत करो, तुम तो सब ठीक करने की कोशिश कर रही थी, मेरे और जीजी के रिलेशनशिप को और ज्यादा क्लोज करने की कोशिश कर रही थी, इस सब में तुम्हारा क्या कसूर। और कुछ टाइम के बाद वो जीजी को लेकर घर आ जाते हैं। जब मिंग जैंग अपने ऑफिस जाता है और असिस्टेंट उसके पास कुछ फाइल्स लेकर आया था और मिंग जैंग बोलता है कि मुझे अभी बहुत सारा काम है, मैं इनको नहीं देख सकता। तभी असिस्टेंट उसे एक फाइल पकड़ाते हुए कहता है कि जिसका तुम्हें इंतजार था वो मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाए, तुम इसको ध्यान से पढ़ना। लेकिन क्या था उन फाइल्स में। नेक्स्ट सीन में हम यू कोई को देखते हैं जो कि जीजी को उसके स्कूल से घर वापस लेकर आती है और अब जीजी भी मिंग जैंग को पसंद करने लगा था और जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो वो दोनों ही हैरान रह गए थे, क्योंकि मिंग जैंग ने वहाँ पर जीजी के सारे टॉयज ही मंगवा रखे थे। यू कोई उस फ्लैशबैक को याद करती है जब उसने मिंग जैंग से ये बात बोली थी कि जीजी को अपने पुराने एनवायरनमेंट की जरूरत है और जीजी के सारे पुराने खिलौने ही वहाँ पर मौजूद थे। मिंग जैंग जीजी को सारे टॉयज दिखाता है और उसके साथ खेलने लगा था और कुछ ही देर में वो यू कोई की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी यू कोई एक डॉल को उठाते हुए बोलती है तुम इसको भी ले आए, और बताने लगी थी कि कुछ साल पहले मुझे ये ब्रदर ने दी थी, लेकिन ये जीजी को बहुत पसंद थी इसलिए मैंने ये जीजी को दे दी। तभी मिंग जैंग एक फ्लैशबैक को याद करता है जब असिस्टेंट से उसने बोला था कि जैंग के साथ जरूर कोई इशू था, लेकिन मुझे ये यू कोई को बताना होगा। पर वो यू कोई को इस सब के बारे में बताने का फैसला कैंसिल कर देता है। फिर यू कोई से कहता है कि मैंने सुना है तुमने मेरी डॉक्टर से मेरे बारे में बात की थी, तुम यहाँ पर जीजी का ख्याल रखने के लिए हो तो बस उसका ही ख्याल रखो। मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की है, जीजी कल से किंडरगार्टन भी जाएगा। ये बात सुनते हुए यू कोई उसे लड़ने लगी थी और कहती है कि जीजी की एज अभी ऐसी नहीं है कि वो वहाँ पर जाए, वो भी ट्रॉमा में है। इस पर मिंग जैंग बोलता है कि अगर वो बाहर नहीं जाएगा, दोस्त नहीं बनाएगा तो खुद को प्रोटेक्ट करना कैसे सीखेगा। और उसकी बात सुनते हुए यू कोई बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा भी तो असिस्टेंट के अलावा और कोई फ्रेंड नहीं है ना, तो तुमने यहाँ पर रहना और खुद को प्रोटेक्ट करना कैसे सीखा है मिंग जैंग। ये बात सुनते हुए मिंग जैंग काफी ज्यादा सैड हो चुका था और कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जीजी मेरे जैसा बने, मुझ में प्रॉब्लम है लेकिन जीजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी यू कोई कहती है कि अगर वो उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाया तो क्या होगा, और मिंग जैंग बोलता है कि वो कर लेगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। और उसके बाद सुनते हुए यू कोई इसके लिए मान चुकी थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उसने जीजी को किंडरगार्टन जाने के लिए रेडी कर दिया था। यू कोई और मिंग जैंग जैसे ही जीजी को लेकर किंडरगार्टन जाते हैं तो जीजी रोने लगा था और कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा, यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन मिंग जैंग के पूछने पर वो बताता है कि मुझे यहीं से हॉस्पिटल लेकर जाया गया था और फिर पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए, अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो आप लोग भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन तभी मिंग जैंग बोलता है कि ऐसा नहीं होगा जीजी, तुम्हें जब हमारी जरूरत होगी हम तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे। जीजी उनसे वादा लेता है जिस पर वो दोनों ही वादा करते हैं। जीजी कहता है कि अगर मेरे बुलाने पर आप नहीं आए तो मैं कभी किंडरगार्टन नहीं आऊंगा।
जीजी को क्लास में छोड़कर वो दोनों घर वापस आ चुके थे जहाँ पर वो लंच करते हैं और तभी मिंगजैंग बोलता है कि तुम काफी अच्छा खाना बनाती हो, मैं तुम्हारे लिए एक रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ जहाँ पर तुम काम करो। यूकोई मिंगजैंग को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद उसे एक आइडिया आया था और अपनी रेज्यूमे लेकर वो जीजी के ही किंडरगार्टन जा चुकी थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे हायर करने से मना कर दिया था। वो प्रिंसिपल को ऑफर करती है कि मैं बिल्कुल भी सैलरी नहीं लूंगी, लेकिन प्रिंसिपल फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि हमें अभी स्टाफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी यूकोई वहाँ से बाहर आ चुकी थी और वो देखती है कि जीजी को कुछ बच्चे बुली कर रहे थे। वो उन बच्चों को भगाती है और जीजी के पास आती है। तभी जीजी कहता है कि मम्मा ने कहा था जो झूठ नहीं बोलते उनके फ्रेंड्स बनते हैं, मम्मा ने मुझसे झूठ बोला था। यूकोई मिंगजैंग को कॉल करते हुए बोलती है कि आज से जीजी किंडरगार्टन नहीं जाएगा, यहाँ पर बच्चों ने उसे बुली किया है, जल्दी से घर वापस आओ। और इसके बाद वो जीजी को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है, लेकिन वो प्रिंसिपल को टीचर से बात करता हुआ सुनती है, जहाँ पर टीचर बोल रही थी कि आपने उसको हायर क्यों नहीं किया, उसकी रेज्यूमे बहुत अच्छी थी। और तभी प्रिंसिपल बोलती है कि मिंगजैंग ने मुझे ऐसा करने से मना किया है, वो नहीं चाहता है कि ये लड़की जीजी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे। यूकोई जीजी को लेकर घर आ चुकी थी और अपना सामान पैक करते हुए वो वहाँ से निकलने वाली थी जब मिंगजैंग घर आता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। वो जीजी को रूम में भेज देता है और उसके बाद वो यूकोई से बात करता है। जब यूकोई बोलती है कि मैंने कितनी कोशिश की कि तुम जीजी के करीब आ जाओ, लेकिन तुमने क्या किया, मुझे उससे दूर करने की कोशिश की। इस पर मिंगजैंग कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हर वक्त तुम साई की तरह उसके साथ रहो, अगर ऐसा होगा तो वो खुद को डेवलप कैसे कर पाएगा, वो कभी भी प्रॉब्लम को टैकल करना नहीं सीखेगा। और ये बात सुनते हुए यूकोई को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था जब यूकोई कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या मिंगजैंग, अपने ये फजूल के आइडियाज तुम अपने पास ही रखो। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा है जो कि फैमिली और बिजनेस को मिक्स करता है। ये बात सुनते हुए मिंगजैंग ने गुस्से से अपने बैग से वो पेपर्स निकाले थे और फेंकते हुए बोलता है कि जरा इनको देखो और मुझे बताओ कि किसने फैमिली और बिजनेस को मिक्स किया था। यूकोई इन पेपर्स को पढ़ने लगी थी और तभी मिंगजैंग कहता है कि तुम्हारा भाई एक गैम्बलर था और उसी ने मेरी सिस्टर को मारा है। यूकोई इन पेपर्स को पढ़ते हुए कहती है कि कहाँ है एविडेंस कि तुम्हारी सिस्टर को मेरे ब्रदर ने मारा है। अगर ये पैसे लेने का सारा एविडेंस तुम्हारे पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा इल्जाम ही मेरे ब्रदर पर लगा दो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे ब्रदर पर सारा इल्जाम लगाने से तुम्हारी सिस्टर को खोने का दुख कम हो जाएगा। इस पर मिंगजैंग उसके पास आते हुए उसे लड़ने लगा था और कहता है कि तुम भी अपने भाई की तरह हो। यूकोई उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम मेरे बारे में ये सोचते हो, मैं जीजी को तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहने दूंगी। ये कहकर वो दोबारा से जीजी के रूम की तरफ जाने वाली थी, लेकिन तभी मिंगजैंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। यूकोई को जाता देखकर जीजी रोते हुए बोलता है कि मुझे आंट वापस चाहिए। इस पर मिंगजैंग उसे सोफे पर बिठाते हुए बोलता है कि तुम यहीं पर उसका इंतजार करो, मैं उसको वापस लेकर आऊंगा। और वो बाहर की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी बिजली गरजने की आवाज सुनकर उसकी हालत फिर से खराब होने लगी थी और वो जीजी की तरफ देखता है और फिर यूकोई को याद करने लगा था जब यूकोई ने कहा था कि मेरे अलावा जीजी का ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। नेक्स्ट सीन में हम यूकोई को देखते हैं जो कि रोड पर आ चुकी थी। रोड बिल्कुल सुनसान थी और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। यूकोई बुरी तरह से भीग चुकी थी और वहीं पर बैठकर वो बुरी तरह से रोने लगती है। तभी वहां पर मिंगजैंग आ गया था जो उसे घर चलने को बोलता है, लेकिन यूकोई उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और उसके बाद वो चीखने लगी थी और कहती है कि मेरे पास जीजी के अलावा इस दुनिया में अब कोई नहीं है और तुम जीजी को भी मुझसे दूर करना चाहते हो। मिंगजैंग वहाँ पर यूकोई को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो बहुत ही मुश्किल से यूकोई को घर ला पाया था और घर आते ही यूकोई शॉवर लेते हुए सारे फ्लैशबैक्स को याद करने लगी थी जो झगड़ा उसका मिंगजैंग के साथ हुआ था। जिसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो कि अपनी टॉय स्वर्ड को लेकर तलवारबाजी कर रहा था। तभी उसके सामने मिंगजैंग आते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो जीजी। और जीजी कहता है कि मैं आंट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ताकि उनको कोई भी बुली ना करे। तभी मिंगजैंग उसके सामने बैठते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी आंट को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैं वादा करता हूँ। इतने में वहाँ पर यूकोई भी आ चुकी थी जो कि जीजी से कहती है कि सोने का टाइम हो चुका है, जल्दी से रूम में चलो। जीजी के सोने के बाद वहाँ पर मिंगजैंग आता है जो कि यूकोई को बात करने के लिए बुलाता है और यूकोई जैसे ही उसके साथ जाती है तो वो उसे अपोलोजाइज करता है। तभी यूकोई कहती है कि मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी। इतने में हम देखते हैं कि फिर से बिजली गरजने की आवाज सुनाई दी थी और ये सुनकर मिंगजैंग की तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। तभी यूकोई उसको लेकर रूम में आ जाती है और कहती है आखिर तुम ठंडर से इतना ज्यादा डरते क्यों हो और इस बॉक्स में ऐसा क्या है।
इस पर मिंगजेंग कहता है कि जब मैं इसके अंदर बंद हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ, और वो अपने पास्ट के बारे में बताता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी एक आग लगने की वजह से। मिंगजेंग की मदर ने मिंगजेंग को तो बचा लिया था, लेकिन वो खुद को और अपने हस्बैंड को नहीं बचा पाई थी। और वो यूकोई की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जिसको इसके बारे में पता चला है। आज से पहले मैंने ये सीक्रेट किसी को नहीं बताया। तभी यूकोई कहती है, क्या मतलब सिस्टर शियो को भी इसके बारे में नहीं पता था? पर मिंगजेंग कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ और सिस्टर के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियाँ थी। मैं उनके ऊपर बर्डन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरी सिस्टर खुश नहीं थी। मैं उनको कोई खुशी नहीं दे पाया। और तभी यूगुई कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सिस्टर खुश थी। जब भी मैं अब्रॉड से वापस आती थी तो मैं उनके साथ रहती थी। वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे और उनको फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने जो कुछ बताया है वो आखिर क्या है और इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इन्वेस्टिगेट करने में, क्योंकि सिस्टर शियो मेरी भी तो सिस्टर थी, मेरी फैमिली की तरह थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे जब मिंगजेंग उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को देखो जो कि मुझे असिस्टेंट ने दिए थे। जेंग ने अपने अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन यूकोई इन पेपर्स को देखते हुए कहती है कि ये तो मेरे ब्रदर का ही अकाउंट है, लेकिन मेरा ब्रदर अपने ही अकाउंट से खुद को ही पैसे क्यों ट्रांसफर करेगा? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ब्रदर की गैलरी में जाकर सब कुछ देखना होगा, लेकिन मेरे पास उनकी गैलरी की नहीं है। वो जरूर सिस्टर शियो के ऑफिस में होगी। इस पर मिंगजेंग कहता है कि मैं तो आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ असिस्टेंट चला जाएगा। और इस पर यूक्यो मान चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम यूकोई को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ शियो के ऑफिस जा चुकी थी और उस केक को ढूंढने लगती है। लेकिन इतने में वहाँ पर शियो और येंग के अंकल मिस्टर शिन आ चुके थे और उनको देखते हुए यूकोई फौरन ही चुप जाती है। और मिस्टर शिन अपने सामने असिस्टेंट को देखते हुए कहते हैं, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर असिस्टेंट बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं ऑफिस चेक करने के लिए आया था। तभी मिस्टर शिन बोलने लगे थे कि शियो के जाने के बाद तो उसके सारे शेयर्स अब मेरे हो जाएंगे। इस पर असिस्टेंट कहता है, लेकिन उन शेयर्स का आपसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर वो आपके कैसे हो जाएंगे? इस पर मिस्टर शिन खड़े होते हुए कहते हैं कि मुझे इसके बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, लेकिन मैंने सुना है कि शियो ने मरने से पहले कोई विल रिपोर्ट छोड़ी है, क्या मैं वो देख सकता हूँ? इस पर असिस्टेंट बोलता है कि नहीं, आप वो नहीं देख सकते। और मिस्टर शिन वहाँ से चले गए थे और उनके जाने के बाद यूकोई बाहर आती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम्हें कीज मिल गई? जिस पर यूकोई उसे कीज दिखाते हुए कहती है कि जल्दी से गैलरी चलो। लेकिन तभी असिस्टेंट बोलता है कि सबसे पहले हम मिंगजेंग के पास जाएंगे और तुम दोनों मिलकर गैलरी चलोगे। वो मिंगजेंग को पिक करते हैं जब यूकोई कहती है कि चलो साथ ही हम जीजी को भी पिक कर लें और सबसे पहले साथ मिलकर खाना खाएं। जीजी को पिक करके वो रेस्टोरेंट जा चुके थे जहाँ पर वो खाना खाने लगते हैं। तभी जीजी कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने का बोलता है तो यूकोई कहती है कि मैं अभी ऑर्डर करके आती हूँ, पर जीजी उसे रोकते हुए बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जाऊंगा ऑर्डर करने। और मिंगजेंग भी उसके साथ जा चुका था। तभी असिस्टेंट यूकोई की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये वो रिपोर्ट है जो कि इस व्हीकल की है जो तुम्हारा भाई ड्राइव कर रहा था, तुम इसको एक दफा चेक कर लो। अब यूकोई कहती है कि तुम्हें इसकी रिपोर्ट कैसे मिली? जिस पर असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारे ब्रदर जिस व्हीकल को ड्राइव कर रहे थे वो मिंगजेंग का है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मिंगजेंग को इसके बारे में पता चले, वरना वो सारी जिंदगी से ट्रॉमा में रहेगा कि उसके व्हीकल की वजह से उसकी बहन की डेथ हो गई। और मिंगजेंग के आने से पहले यूकोई उन रिपोर्ट्स को जल्दी से छुपा लेती है। कुछ ही देर में वहाँ पर जीजी और मिंगजेंग वापस आ चुके थे और वो फिर से बैठकर लंच करने लगते हैं। अच्छा डे गुजार कर वो सब वापस आ चुके थे और नेक्स्ट डे हम मिंगजेंग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो कुछ सोच रहा था और अचानक से मीटिंग छोड़कर अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। तभी असिस्टेंट भी उसके पीछे आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है मिंगजेंग? तभी मिंगजेंग बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूकोई मुझसे कुछ छुपा रही हो। इस पर असिस्टेंट हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जीजी और उसके बीच में क्या सीक्रेट होगा? मिंगजेंग कहता है, ओह तुमने तो मुझे एक नई टेंशन में डाल दिया, जीजी और यूकोई के बीच में क्या सीक्रेट है? असिस्टेंट हंसकर चेयर पर बैठते हुए कहता है कि तुम लोगों में इंटरेस्ट कब से लेने लगे मिंगजेंग? लेकिन मिंगजेंग वहाँ से उठकर घर आ गया था, लेकिन जैसे ही वो घर में इंटर करता है तो यूकोई घर से भागते हुए बोलती है, तुम जीजी का ख्याल रखना, मैं 8 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। तभी मिंगजेंग जीजी के पास आते हुए बोलता है कि तुम्हारी एंड का सीक्रेट क्या है जीजी? जीजी उसे सीक्रेट बताने से मना कर देता है। तभी मिंगजेंग रूम में जाते हुए अब टॉय का चेहरा पहनकर बाहर आते हुए कहता है, क्या तुम अंकल बियर को भी नहीं बताओगे?
तभी जीजी उसे रूम में ले जाते हुए एक ड्रॉर्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ पर आंट ने कुछ पेपर्स रखे थे। इन पेपर्स को देखकर वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी और मैं उनको सैड नहीं देख सकता। मिंग यांग जैसे ही उन पेपर्स को पढ़ता है तो वो शॉक रह गया था और कहता है आखिर तुमने क्या क्या छुपा रखा है यूकोई। लेकिन इतने में उसे यूकोई की कॉल आती है और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और कहती है मिंग यांग मेरा कोई पीछा कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम यूकोई को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज भाग रही थी और कोई उसका पीछा कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर मिंग यांग आ जाता है जो कि उसको बचाकर घर ले आया था और जीजी अपने सामने यूकोई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी मिंग यांग जीजी को रूम में जाने का बोलता है तो जीजी रूम में चला गया था और मिंग यांग कहता है कि मैं पैकिंग करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, जीजी को लेकर अपने साथ यूके चली जाओ। इस पे यूकोई कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, जीजी के गार्डियन तुम हो ना, तो मैं उसको कैसे लेकर जा सकती हूँ। इस पर वो कहता है कि मैं कस्टडी के पेपर चेंज करवा दूंगा। लेकिन यूकोई उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे सच बताओ। तभी मिंग यांग उसे वो पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि सच ये है कि मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, जो भी मेरे साथ रहेगा वो मारा जाएगा। मेरी सिस्टर मेरी कार ड्राइव कर रही थी, इसीलिए उनका एक्सीडेंट हो गया। जीजी हॉस्पिटल पहुँच गया क्योंकि उसके लिए जो खाना ऑर्डर किया था वो एलर्जिक था। और आज तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, जो भी मेरे साथ रहेगा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा। मैं किसी का साथ डिजर्व नहीं करता हूँ। लेकिन तभी यूकोई उसे हक करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी मिंग यांग। मिंग यांग कहता है कि अगर उस रात में अपने पेरेंट्स के साथ ना होता तो मेरे पेरेंट्स जिंदा होते। जिसके बाद वो यूकोई को धक्का देते हुए उठकर खड़ा होता है, कहता है कि तुम्हारे पास एक रात का टाइम है, तुम्हें सुबह यहाँ से जीजी को लेकर जाना होगा वरना मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से बारिश होने लगी थी और बिजली गरजने की आवाज सुनकर फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी और मिंग यांग खुद को जाकर बॉक्स में बंद कर लेता है। लेकिन कुछ ही देर में यूकोई उसके पास आकर उसे वहां से उठाते हुए बोलती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते हो। अगर उस गाड़ी में मेरे ब्रदर और तुम्हारी सिस्टर ना होती तो हम दोनों भी तो हो सकते थे। तुम अच्छी चीजों के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तुम हमेशा उस हादसे को याद करते हो जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए, लेकिन तुम बच गए ना, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा होना लिखा था। और सोचो कि तुम्हारी सिस्टर ने जीजी की कस्टडी तुम्हें क्यों दी, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ तुम हो जो कि जीजी का ख्याल रख सकते हो। वो मिंग यांग को हर बात समझाती है, जिसके बाद वो मिंग यांग को हक कर लेती है। कितने में वहाँ पर जीजी आते हुए बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो दोनों जीजी को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो साथ मिलकर नाश्ता कर रहे थे जब यूकोई मिंग यांग को बताती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी जिसमें मुझे ये बात पता चली है कि तुम्हारी कार के साथ छेड़खानी की गई थी। लेकिन जहाँ पर तुम्हारी कार सर्विस करवाने के लिए गई थी और जिस पर्सन ने इसको सर्विस किया था वो गायब है। इस पर मिंग यांग कहता है कि अगली बार तुम अकेली मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, हम दोनों साथ जाएंगे। और इसके बाद कुछ याद आते हुए बोलता है कि किसी ने तुम्हें फॉलो किया था ना, ये रिलेट कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। इस पर यूकोई कहती है कि मुझे तुम्हारे अंकल शिन पर शक है। क्या उन्हें पता था कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी कार लेकर जाने वाली है? मुझे वो पर्सन हमेशा से ही स्ट्रेंज लग रहा था। इस पर मिंग यांग कहता है कि मेरे साथ था और उसके बाद तो यूकोई को कोई पेपर्स दिखाता है जिस पर यूकोई कहती है कि सिस्टर शिव ने अपनी कंपनी मेरे लिए छोड़ दी, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर मिंग यांग कहता है कि इसीलिए तो मैंने तुम पर शक किया था कि आखिर वो अपनी कंपनी तुम्हारे लिए क्यों छोड़ कर गई। अब यूकोई थोड़ा सा हैरान हो चुकी थी और उसके बाद वो मिंग यांग की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर सिस्टर शिव ने विल इतनी जल्दी क्यों बनाई। इस पर मिंग यांग एक फ्लैशबैक को याद करता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी तो अंकल शिंग मिस शिव से मिलने के लिए आए थे और वो शिव से सारा बिजनेस हैंडल करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि सारे बिजनेस को मैं देख लूंगा, तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हारा भाई तो भी छोटा है और तुम अकेली लड़की क्या ही कर लोगी। इस पर शिव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहती है क्यों, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती क्या? और उसके बाद वो अंकल शिन को बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने एक विल बना रखी है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये सारा बिजनेस उनके बाद मैं हैंडल करूंगी और मिंग यांग को 40% शेयर मिलेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा, उससे पहले उसके भी सारे शेयर्स मेरे हैं, इसीलिए आप जाएं और जाकर रेस्ट करें। और ये बात सुनकर अंकल शिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब मिंग यांग यूकोई की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पर वो विल ना बनाई होती तो हमारा बिजनेस कब का हमसे छिन चुका होता और हम तो सड़क पर आ चुके होते। इतने सालों तक मेरी सिस्टर ने अकेले ही सारे बिजनेस को संभाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जीजी पैदा हुआ तो उन्हें लगा कि उन्हें विल बनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका था कि जो हादसा हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ उनके साथ भी तो हो सकता है।
इस पर यू कोई कहती है कि हाँ अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, और मिंग बोलता है कि सारी बातों को इकट्ठा करो तो सारा शक अंकल शिन की तरफ ही तो जा रहा है। और यू कोई कहती है कि जब मैं गैराज में कार को चेक करने के लिए गई थी तो उस टाइम पर वहाँ से वो पर्सन हटा ही नहीं। उसकी बात सुनते हुए मिंग कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम मिंग और यू कोई को देखते हैं जो कि उस गैराज की तरफ गए थे, और जैसे ही गैराज ओनर को वो देखते हैं तो वो ओनर वहाँ से भागने लगा था और वो दोनों उसका पीछा करने लगे थे। लेकिन इतने में मास्क पहने हुए कोई आदमी वहाँ पर आता है और उस गैराज ओनर को वो मारने ही वाला था जब मिंग उससे फाइट करने लगता है। तभी वो मास्क वाला पर्सन यू कोई के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिंग उसके सामने आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। मिंग को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उस गैराज ओनर को पुलिस पकड़ लेती है। हॉस्पिटल में हम मिंग को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो उसे असिस्टेंट मिलने के लिए आया था और वो बताता है कि उस मैकेनिक ने बताया है कि गाड़ी के साथ उसने ही कुछ गड़बड़ की थी। इस पर मिंग पूछता है कि ऐसा करने के लिए उसको किसने बोला। तभी असिस्टेंट कहता है कि उसने किसी का भी नाम नहीं बताया और वो बोल रहा है कि उसने उसे कभी भी नहीं देखा, बस उससे हमेशा फोन पर ही बात हुई थी। मिंग फोन कॉल्स के बारे में पूछता है जब असिस्टेंट उसको बताने लगा था कि फोन कॉल्स को हम ट्रेस नहीं कर पाए। जिस भी पर्सन ने मैकेनिक को ये करने के लिए बोला था उसने 2 दिन के अंदर ही ये काम करवाया है। और उसकी बात सुनते हुए मिंग कहता है कि पता नहीं मुझे ये क्यों लगता है कि वो मुझ पर अटैक करने के लिए आया था। अगर उसे मेरी सिस्टर को मारना होता तो वो मेरी ही गाड़ी को खराब क्यों करता, और अगर सच में उसकी दुश्मनी मेरी सिस्टर से ही थी तो मेरी सिस्टर के मरने के बाद वो रुक जाता ना। लेकिन उसने तो मुझ पर भी अटैक किया, उसकी वजह से जीजी हॉस्पिटल पहुंच गया। यू कोई को किसी ने फॉलो किया। ये सब तो इसी बात पर इशारा कर रहा है कि जो कोई भी मेरे साथ है उसकी जान को खतरा होगा। और फिर हैरानी की बात ये है कि जब उस मैकेनिक को मारने के लिए वो आया और मैंने उससे फाइट की तो मुझे चाकू मारने के बाद वो वहाँ से भाग गया, जबकि अगर वो यू कोई को या मैकेनिक को मारना चाहता तो वो मार सकता था। अब असिस्टेंट कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ ये दिखा रहा हो कि तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है लेकिन सच में तुम्हारी सिस्टर पर करना चाहता हो। जिस पर मिंग कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जब तक उसे ये पता ना होता कि मेरी सिस्टर मुझसे कार लेने वाली है। और उसके बाद वो असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी एक और काम में भी हेल्प चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और सिस्टर की ऑफिस में किसी ने बग को रखा था और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये सब कुछ अंकल ने ही किया था। इस पर असिस्टेंट बोलता है कि अब ज़ेंग पर तुम शक नहीं कर रहे हो क्या? मिंग बोलता है कि जो मर चुका है उस पर शक करने का क्या फायदा, लेकिन मेरे अंकल पर मुझे शक है। अभी तो मैं जिंदा हूँ, अगर वो मुझ पर अटैक करवाना चाहते हैं तो वो दोबारा भी करेंगे। और उसके बाद वो असिस्टेंट को देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क के उन कैमरास के बारे में कुछ पता चला? असिस्टेंट नाम में सर हिलाता है और तभी मिंग उससे बोलता है कि ठीक है, जाओ और वहाँ की सारी वीडियोस लाकर मुझे दो, मैं उन वीडियोस को चेक करूंगा। वैसे भी हॉस्पिटल में मुझे और कोई काम तो है नहीं। असिस्टेंट सर हिलाते हुए वहाँ से चला गया था। और नेक्स्ट सीन में हम जीजी को देखते हैं जो कि यू कोई के साथ वहाँ पर आते हुए बोलता है, अंकल हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। जीजी मिंग के करीब आते हुए बोलता है कि मेरे और आंट के बीच में जो सीक्रेट है वो रिवील होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको घर जाना होगा। तभी यू कोई कहती है कि जीजी चलो वहाँ पर जाकर खेलो, और जीजी थोड़ा सा दूर जाकर खेलने लगता है। और यू कोई चेयर पर बैठते हुए मिंग को खाना खिलाने लगी थी, जिसको खाते हुए मिंग कहता है कि ये तो बहुत ही मजे का है। तभी यू कोई लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मिंग उसे बताने लगा था कि मैं सारी सीसीटीवी फुटेज को देख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। लेकिन यू कोई उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें डॉक्टर ने बोला था कि तुम ज्यादा लैपटॉप को यूज नहीं करोगे, इसलिए इसको बंद करो और रेस्ट करो। कुछ ही देर में वो सब सोने के लिए लेट चुके थे, लेकिन तभी हम किसी पर्सन को देखते हैं जो कि हाथ में फ्लावर्स पकड़ते हुए रूम में आता है। लेकिन जैसे ही वो मिंग के करीब आया था तो मिंग अपनी आंखें खोलते हुए जल्दी से लाइट को ऑन कर देता है और सामने उस पर्सन को देखते हुए कहता है, अरे फ्रैंक, तुम अमेरिका से कब वापस आए? इस पर फ्रैंक बोलता है कि मुझे तो कुछ बिजनेस टूर के लिए वापस आना था, इसलिए मैं आ गया। मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए भी आ गया। अब मिंग फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन फ्रैंक वहाँ से नहीं गया था और यू कोई की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कौन है? इस पर मिंग जल्दी से बोलता है कि ये मेरी फैमिली है। और फ्रैंक बोलता है, ओह क्या तुम्हारी सिस्टर? मैं तो भूल ही गया, वो तो मर चुकी है। ये बात सुनते हुए यू कोई जल्दी से बोलती है कि फ्रैंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो। साथ ही साइकेट्रिस्ट का रूम है, जाकर उसको चेक करवा लो। फ्रैंक के वहाँ से जाने के बाद यू कोई बोलती है कि आखिर ये कौन था और क्या अजीब हरकतें कर रहा था।
इस पर मिंगजियांग कहता है कि ये मेरा एक क्लाइंट था जिसका केस लेने से मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये अच्छा इंसान नहीं है। तभी यूकोई कहती है कि देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये सिर्फ एक क्लाइंट है, मुझे तो कोई मेंटली अनस्टेबल पर्सन लग रहा था ये। तभी मिंगजियांग असिस्टेंट की बात याद करते हुए यूकोई से कहता है कि क्या तुम अपने ब्रदर की गैलरी को देखने के लिए नहीं गई। इस पर यूकोई कहती है कि नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मिंगजियांग बोलता है कि तुम्हारा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तभी यूकोई कहती है कि ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिंगजियांग को देखते हैं जो कि डिस्चार्ज हो चुका था, और फिर वो यूकोई की तरफ देखते हुए कहता है कि फ्रैंक का आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यहाँ पर किसी प्लान को पूरा करने के लिए आया हो, वरना आधी रात को हॉस्पिटल में मेरे रूम में आना अजीब बात है ना। इस पर यूकोई कहती है कि अगर इस सब के पीछे वो है तो इतनी जल्दी वो खुद को एक्सपोज थोड़ी करेगा। और मिंगजियांग कहता है कि नहीं, लगता भी नहीं है कि इसके पीछे वो है, शायद मुझे वो सिर्फ टीज करने के लिए आया हो, लेकिन अगर उसे और थोड़ा सा टाइम मिले तो वो मुझ पर अटैक भी कर सकता है। इस पर यूकोई कहती है कि हमें इसका कोई हल सोचना होगा। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि घर आ चुके थे और वो प्लान करते हैं कि वो गैलरी जाएंगे, लेकिन इतने में यूकोई न्यूज की तरफ देखती है जहां पर ये बता रहे थे कि गैलरी में आग लग गई है। ये देखकर यूकोई बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, और तभी मिंगजियांग कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो बताने लगती है कि ये मेरे ब्रदर की गैलरी है, और ये बात सुनकर मिंगजियांग भी परेशान हो गया था और जीजी को साथ लेते हुए वो गैलरी पर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि सारे रिकॉर्ड से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और सैड होकर वो दोनों वापस आ चुके थे। जब मिंगजियांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जान ज्यादा अजीज है, तुम ठीक हो तो सब ठीक है। कुछ ही देर में वो केक शॉप के सामने आ चुके थे जब वो सब मिलकर यूकोई को बर्थडे विश करते हैं, और इस पर यूकोई काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जब जीजी बोलता है कि जब मैं इनके साथ हूँ तो इन्हें कैसे पता नहीं होगा। और रात में घर आते हुए वो सब केक कट करती हैं और वो बहुत ज्यादा खुश थे जब मिंगजियांग उसे एक गिफ्ट देता है। यूकोई जैसे ही गिफ्ट को देखती है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो सेम वैसे ही डॉल थी जैसे कि उसके भाई ने उसको दी थी। और इस पर मिंगजियांग कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि तुमने इसके बारे में मुझे बताया था, और आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जीजी बोलता है अंकल आपने आंट को सेट कर दिया। इस पर यूकोई जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जीजी की बात सुनते हुए मिंगजियांग उससे बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और तभी जीजी कहता है कि ठीक है, इस बार मैंने आपको माफ कर दिया। अब यूकोई हंसते हुए मिंगजियांग की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट देना है तो बस एक दफा साइकेट्रिस्ट से फिर से मिल लो। और इस पर मिंगजियांग कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। लेकिन तभी मिंगजियांग को एक मैसेज आया था जो कि वो यूकोई को दिखाता है। यूकोई भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और मिंगजियांग एक फोन कॉल करता है, लेकिन उन्हें अपने घर में ही उसकी रिंग सुनाई दे रही थी। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे। जब मिंगजियांग कहता है कि जीजी का ख्याल रखना, मैं अभी आया, और उठकर उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ से उस रिंग की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में वहाँ पर यूकोई भी आ जाती है। तभी मिंगजियांग कहता है कि जीजी कहाँ पर है, तो यूकोई बताती है कि मैं उसको छुपा आई हूँ, और वो दोनों डरते हुए आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक बॉक्स पड़ा था। बाथरूम में कोई भी पर्सन मौजूद नहीं था, लेकिन वो आवाज उसी बॉक्स में से आ रही थी। अब यूकोई जाकर उस बॉक्स को खोलने ही वाली थी जब मिंगजियांग रोकते हुए कहता है कि इसमें बॉम्ब भी तो हो सकता है, रुक जाओ, और फिर बोलता है कि इसको मैं खोलूंगा। मिंगजियांग उस बॉक्स को उठाकर बाहर ले आता है जब वो तीनों उस बॉक्स के इर्द गिर्द बैठ चुके थे, और तभी यूकोई कहती है कि हो सकता है इसमें फोन हो, और मिंगजियांग बोलता है कि पागल हो गई हो क्या, जो भी हमारे घर में घुसा है सिर्फ एक फोन रखने के लिए थोड़ी आया होगा। जिसके बाद उसने उस बॉक्स को खोल दिया था और उसमें उन्हें एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसको जैसे ही वो लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक वीडियो थी जिसमें ज़ेंग शियू को घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा था, और इस वीडियो को देखते हुए यूकोई रोने लगती है। तभी मिंगजियांग बोलता है कि याद रखो, ये हमें फ्रैंक ने भेजी है, हम उसकी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। मैंने ये वीडियो अपने दोस्त को भेज दी है, अब देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या बताएगा। और तभी यूकोई रोते हुए कहती है कि मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मेरे ब्रदर बुरे आदमी नहीं थे, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने ही सिस्टर शियू को मारा है तो मैं जीजी को कैसे फेस करूंगी। और मिंगजियांग कहता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, इसलिए ये सब सोचना छोड़ दो। तभी यूकोई रोते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर मेरे ब्रदर ने ये किया हो या जिसने भी किया हो, अगर वो मेरा कोई करीबी भी हुआ, मैं तुम्हें फुल परमिशन दूंगी कि तुम पुलिस के पास जाकर उसको अरेस्ट करवा दो और सारे एविडेंस दे दो। मिंगजियांग यूकोई को हौसला देने लगा था। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि मैकेनिक को लाकर दरवाजे के लॉक को ठीक करवा रहा था।
तभी वहाँ पर यूकोई आ जाती है, जिसको देखते हुए असिस्टेंट कहता है कि तुम सोई नहीं क्या? परेशान होना छोड़ दो, जो एक दफा घर में घुसा था दोबारा भी घुस सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी यूकोई कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं उस इंसान को पकड़ नहीं लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और असिस्टेंट हंसते हुए बोलता है कि तुम और मिंगजियांग बिल्कुल एक जैसे हो। कुछ ही दिन में वहाँ पर मिंगजियांग भी आकर सोफे पर बैठ जाता है और तभी यूकोई कहती है कि मैं अभी जाकर नाश्ता बनाती हूँ। यूकोई के वहाँ से जाने के बाद असिस्टेंट मिंगजियांग से बातें करने लगा था और मिंगजियांग बोलता है कि मुझे अब फ्रैंक के ऊपर शक है, वो यहाँ पर किसी न किसी रीजन की वजह से आया है। तभी असिस्टेंट बताता है कि अमेरिका में उसे सारे लॉयर्स ने ब्लॉक कर दिया, कोई भी उसका केस लड़ने को रेडी ही नहीं है। इस पर मिंगजियांग थोड़ा सा हैरान हो गया था और कहता है कि इसका मतलब है वो बदला लेने के लिए आया है। अब मिंगजियांग असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें माओजी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। तभी असिस्टेंट कहता है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहता, वो ऑनलाइन आपसे बात कर लेगा, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा। और मिंगजियांग उसकी बात काटते हुए कहता है कि हाँ मुझे याद है, माओजी एक डेंजरस इंसान है और मेरी लाइफ खतरे में आ सकती है। कुछ ही देर में मिंगजियांग और असिस्टेंट खड़े हो चुके थे जब मिंगजियांग कहता है कि काफी देर हो चुकी है। इतने में यूकोई वहाँ पर आते हुए बोलती है कि किस काम को देर हो गई? और मिंगजियांग बात बनाते हुए बोलता है कि नाश्ते को, नाश्ता काफी लेट हो गया। इस पर यूकोई कहती है कि बस बन गया है, मैं अभी तुम्हारे लिए पैक कर देती हूँ। और ये सब देखते हुए असिस्टेंट बोलता है कि मिंगजियांग तुम कब से नाश्ता करने लगे? और मिंगजियांग हंसते हुए कहता है कि जब से ये इस घर में आई है तब से। असिस्टेंट वहाँ से गाड़ी लेने के लिए चला जाता है और उसके जाने के बाद यूकोई और मिंगजियांग थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर मिंगजियांग भी ऑफिस जाने के लिए निकल चुका था। मिंगजियांग को ऑफिस में यूकोई की कॉल आती है जब यूकोई कहती है कि आज डॉक्टर आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा लो। इतने में डोरबेल बजती है और उसकी आवाज सुनते हुए मिंगजियांग और यूकोई दोनों ही परेशान हो चुके थे, लेकिन यूकोई के पूछने पर वो पर्सन बताता है कि वो डिलीवरी लेकर आया है। तभी यूकोई सुकून का सांस लेते हुए कहती है कि मिंगजियांग परेशान मत हो, सब ठीक है। और ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी थी और कॉल बंद करने के बाद मिंगजियांग माओजी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस पर माओजी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। और मिंगजियांग बोलता है कि कोई बात नहीं, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। वीडियो कॉल बंद करने के बाद असिस्टेंट भी रूम से जा चुका था और 2 घंटे के लिए मिंगजियांग सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो हैरान रह गया था कि इतनी देर के लिए वो यहाँ पर कैसे सो गया। तभी वो जल्दी से घर की तरफ जाता है, लेकिन वो जैसे ही घर के दरवाजे को देखता है तो वो खुला था। वो परेशान होते हुए घर में आता है और वो यूकोई और जीजी को आवाजें देने लगा था। ऊपर जैसे ही रूम में आता है तो उसे जीजी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जीजी से जाकर पूछता है कि क्या हुआ, तो जीजी रोते हुए बताता है कि आंटी को वो बुरे लोग ले गए। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि डोरबेल बजने पर यूकोई ने दरवाजा खोला था साइकेट्रिस्ट समझकर, लेकिन मास्क में कोई पर्सन अंदर आता है। यूकोई ने उससे बचते हुए उसके ऊपर पेपर स्प्रे कर दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए उसका ध्यान भटकाने में कामयाब हो गई थी। वो भागते हुए जीजी के पास आते हुए उसे छुपाते हुए बोलती है कि तुम्हारी वॉच मैं लेकर जा रही हूँ, जैसे ही तुम्हारे अंकल आए तो उनको बता देना कि वो इस वॉच को ढूंढें और इसको ट्रेस करें। ये कहकर यूकोई जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो वो पर्सन यूकोई को बेहोश करके वहाँ से ले गया था। जीजी जैसे ही वॉच के बारे में बताता है तो मिंगजियांग उस वॉच को ट्रेस करते हुए यूकोई तक पहुँच चुका था। वो एक पुराने से गैराज में जाता है जहाँ पर यूकोई को बांधा गया था। वो भागते हुए जैसे ही यूकोई के करीब पहुँचता है तो इतने में एक तरफ लाइट जली थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मिंगजियांग मजबूरन अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी उसके सामने एक पर्सन आता है। इस पर मिंगजियांग कहता है कि कौन हो तुम? तो वो पर्सन हंसते हुए बोलता है कि मैं कौन हूँ, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब वो सामने खड़ा पर्सन बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें घुटनों के बल ला सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टोरी तुम्हें सुनाऊं। इस पर मिंगजियांग कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी स्टोरी सुन सकूं। ये कहकर मिंगजियांग जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो पर्सन बोलता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये लड़की मर जाएगी। ये बात सुनते हुए मिंगजियांग कहता है कि ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। 17 साल पहले एक लड़के ने अपनी फैमिली को खो दिया था। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी स्टोरी है? नहीं, ये तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी स्टोरी है। ये कहते हुए वो पर्सन जैसे ही मिंगजियांग के सामने आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि असिस्टेंट था। इस पर मिंगजियांग शॉक रह गया था और कहता है तुम? असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स उस आग में जल के मर गए थे। ये तुम्हारे लिए एक हादसा था, लेकिन मेरे लिए मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा था।
और हम उस पास्ट के फ्लैशबैक को देखते हैं जब शिव और मिंगयांग उस आग से बचकर भागे थे और उसके पेरेंट्स उसी में जल गए थे। वहीं पर असिस्टेंट के फादर भी मौजूद थे, जो कि उस वक्त असिस्टेंट से फोन पर बात कर रहे थे। अपनी बात कंटिन्यू करते हुए असिस्टेंट बोलता है कि 17 साल मैंने किस तकलीफ में गुजारे हैं मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। लेकिन मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैं शिव को भी कभी ना मारता, लेकिन वो तो खुश रहने लगी थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई खुश रहने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई पास्ट को भूलने की? उसका हक नहीं था कि वो खुश रहे अगर मैं खुश नहीं था तो, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। उसके बाद मैं खुश था कि चलो तुम तो तकलीफ में हो, लेकिन तुम भी खुश रहने लगे थे। जब से वो बच्चा जीजी और ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई थी, तुम भी खुश रहने लगे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सब खुश रहो और मैं तकलीफ में रहूं? इसीलिए अब इन्हें तो मरना होगा। ये बात सुनते हुए मिंगयांग कहता है कि अगर मैं उस पास्ट की तकलीफ से बाहर आ सकता हूँ तो तुम भी आ सकते हो। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, मुझे बहुत दुख है तुम्हारे फादर के लिए। ये बात सुनते हुए असिस्टेंट गुस्से से आगे बढ़ते हुए मिंगयांग के कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि खबरदार, जो मेरे फादर का नाम भी लिया, मैं हर उस पर्सन को मार दूंगा जिसको तुम चाहते हो, और फिर तुम्हें पता लगेगा कि तकलीफ होती क्या है। वो चीखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा, तुम भी उसी तकलीफ में तड़पोगे जिसमें मैं तड़पा हूँ। और उसके बाद वो यूकोई के पास वापस जाते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है, मैंने सुन लिया था कि तुम्हारी सिस्टर तुमसे तुम्हारी कार मांगने के लिए आई है, और जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ तो तुम जानते हो कि उनकी एनिवर्सरी थी, और मैंने ही जैंग को बोला था कि वो उस रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ को लेकर जाए और बहुत बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करे। ये सब मेरा प्लान था। वो बेचारे पार्टी करने जा रहे थे मेरी बात मानकर, लेकिन रास्ते में ही बूम, फायरवर्क्स जो कि पार्टी में होने थे वो रास्ते में हो गए। बहुत बुरा हुआ ना। मिंगयांग असिस्टेंट के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहता है कि यूकोई को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे बदला ले लो। लेकिन असिस्टेंट तो पागल ही हो चुका था और कहता है कि यूकोई का पीछा मैंने किया था, जीजी को वो एलर्जिक पेस्ट्री मैंने ला कर दी थी, और तुम पर अटैक भी मैंने ही करवाया था। अब मेरे पास एविडेंस है और बहुत सी ऐसी वीडियोस जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि तुम्हारी सिस्टर और इसके ब्रदर ने एक दूसरे को मार दिया। अब असिस्टेंट हंसने लगा था और कहता है, फ्रैंक को तुमसे मिलने के लिए मैंने बुलवाया था, उसे तुम्हारा दुश्मन मैंने बनाया था, और तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि तुम्हें लगा फ्रैंक तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारा ध्यान भटक गया। मौसी को मैंने तुम्हारे खिलाफ लगाया था। इसके बाद असिस्टेंट सारे फ्लैशबैक्स को ही याद करने लगा था जब अंकल शिन को ऑफिस उसने बुलवाया था। गैलरी में आग भी उसने ही लगाई थी और वो फेक वीडियो भी उसने ही बनवाई थी। यहाँ तक कि मिंगयांग की कॉफी में ड्रग्स भी मिलाए थे ताकि वो काफी देर तक सोया रहे। जिसके बाद असिस्टेंट यूकोई के फेस से कपड़े को हटा देता है और यूकोई चीखते हुए कहती है कि तुम एक मर्डरर हो। तभी असिस्टेंट उसको बुली करने लगा था और ये देखते हुए मिंगयांग चीखते हुए कहता है कि उसको हाथ मत लगाओ। तभी असिस्टेंट यूकोई को छोड़ते हुए मिंगयांग के सामने आते हुए बोलता है कि उसका ख्याल करना छोड़ दो, जितना तुम उसकी फिक्र करोगे मेरा उतना दिल चाहेगा कि मैं इसको मार दूं। अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहती हो तो मुझे मार दो और तुम यहाँ से चले जाओ इसको लेकर। तभी मिंगयांग उसकी सारी बातों को याद करने लगा था कि उसकी वजह से उसकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ मर गए, जीजी ऑर्फन हो गया, उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। यूकोई चीखते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मिंगयांग, तुम एक लॉयर हो, तुम ऐसा नहीं करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर असिस्टेंट और मिंगयांग के बीच में फाइट होने लगी थी। मिंगयांग असिस्टेंट को बहुत ज्यादा पीटता है और उसके बाद वो जैसे ही देखता है तो यूकोई की हालत खराब हो रही थी। वो यूकोई के पास जाते हुए उसको खोलते हुए अपने साथ लेकर चला गया था और हम पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनते हैं और दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि बुरी तरह से रोने लगा था और अपनी फैमिली पिक्चर को देखते हुए वो जाता है और उसने फांसी लगाते हुए खुद ही अपनी जान ले ली थी। नेक्स्ट सीन में हम यूकोई को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि बेहोश थी और मिंगयांग उसके पास फूल रखते हुए उसके पास बैठते हुए कहता है कि उठ जाओ, आखिर कितना और सोगी, तुम तो हमेशा मेरा ख्याल रखा करती थी और आज मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ रहा है। मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता, मुझे भी तकलीफ होती है। और उसके बाद वो पास्ट की सारी मेमोरीज को याद करने लगा था और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यूकोई को होश आ चुका था। उसको होश में आता देखकर मिंगयांग जल्दी से उसको हग कर लेता है। तभी यूकोई उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने असिस्टेंट को मारा तो नहीं ना? वो चाहता था कि तुम उसको मार दो ताकि सारी जिंदगी इसे गिल्ट में रहो कि तुमने किसी की जान ली। इस पर मिंगयांग ना में सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने उसको नहीं मारा, इस बार भी तुमने मुझे बचा लिया यूकोई।
और कुछ ही देर में वहाँ पर जिजी भी आ जाता है, जो कि यूकोई को देखते हुए कहता है कि आंट फाइनली आप उठ गई। कुछ टाइम बाद हम यूकोई और मिंगजियांग को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर मिंगजियांग बोलता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, हम बचपन से साथ थे, हमने साथ बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने सारे सीक्रेट्स अपने दिल में छुपा कर बैठा होगा। और यूकोई कहती है कि मिंगजियांग इसमें तुम्हारा तो कोई भी कसूर नहीं था ना, इसलिए परेशान होना बंद करो। अब कुछ और वक्त गुजर गया था, जिसके बाद हम मिंगजियांग को देखते हैं, जो कि यूकोई की आंखों को बंद करते हुए एक जगह पर ले आया था और जीजी ने भी यूकोई का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी यूकोई कहती है कि ये तुम दोनों मिलकर मुझे कहां पर लेकर आए हो। तभी मिंगजियांग उसकी आंखें खोल देता है तो अपने सामने सारी सजावट देखकर वो तो शौक ही रह गई थी। तभी मिंगजियांग उसको प्रपोज करता है। अब यूकोई को प्रपोज करने के बाद मिंगजियांग उससे बोलता है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ बिल्कुल फजूल थी, लेकिन तुमने आकर मेरी लाइफ में रंग भर दिए और मुझे जीने का मकसद समझ में आया। ये तुम थी और सिर्फ तुम ही हो सकती थी। इतने में जीजी वहाँ पर रिंग भी लेकर आ जाता है, जिसको पकड़ते हुए मिंगजियांग घुटनों के बल बैठ चुका था और फिर वो यूकोई से कहता है कि मेरी तरह ये रिंग भी तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब यूकोई भी सारे फ्लैशबैक्स को याद करने लगी थी, जब इतने टाइम तक वो मिंगजियांग के साथ रही थी। तभी वो हाँ कर देती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। तभी मिंगजियांग ने उसके हाथ में रिंग पहना दी थी। जीजी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और इसके साथ ही वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश थे। और कुछ टाइम के बाद हम यूकोई को ऑफिस चेयर पर बैठे हुए देखते हैं, जिसके सामने मिंगजियांग खड़ा हुआ था। तभी यूकोई कहती है कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का क्यों है, मुझे ये लाइफ टाइम का चाहिए। इस पर मिंगजियांग कहता है कि इसका मतलब है मैडम मुझे खरीदना चाहती हैं, इसकी प्राइस डिफरेंट होगी। ये कहकर वो यूकोई को किस करता है और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो चुका था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें